मैं हरीन चौधरी एग्ज़ाम फाइटर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए अधिकतर सभी छात्रों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। बस उन्होंने ये सोचा हुआ है कि कोचिंग कब खुलेंगी और कब हम अपनी पढ़ाई जारी करेंगे। तो दोस्तों उसके भरोसे ना रहते हुए परोपकार क्लासेज के माध्यम से, मैं परोपकार क्लास में मैथ्स का टीचर हूं और वहां आपके लिए ग्रुप बनाते हुए व्हाट्सएप के, और वहां आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल कराया जा रहा है। तो यही कारण है कि मैंने रीट के जो टॉपिक्स हैं, यानी जो रीट के सब्जेक्ट हैं, तो एसएसटी में इंडियन ज्योग्राफी या फिर राजस्थान ज्योग्राफी दोनों की क्लासेज में रेगुलर हमारे सुरेंद्र सर के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और पूरा सिलेबस एग्ज़ाम फाइटर चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आप जितना हो सके सपोर्ट करें सर को। जहां भी आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक्स पढ़ाना है, ये चीज़ हमें समझानी है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वही चीज़ आपको उसी माध्यम से पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा। जितना हो सकता है हम यहाँ से प्रत्येक टॉपिक को डीपली लेकर के चलेंगे। धन्यवाद। तो चलिए आप सुरेंद्र सर से अपना इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हुए शुरुआत से 0 पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक अपने सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट अपना सिलेबस करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी एग्जाम फाइटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ आज बात करेंगे भारत के भूगोल को लेकर के, क्योंकि भारत का जो भूगोल जो चैप्टर है आपके एसएसटी का जो रीट L1, L2 एवं राजस्थान टू सभी प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हम बात करें तो L2 में जो ज्योग्राफी का जो पैटर्न है उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चनों की अहम भूमिका भारत के भूगोल से रहेगी। हम यहाँ भारत के भूगोल में प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस बहुत जल्दी आपको क्लियर कराएंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करना। दोस्तों भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, क्योंकि भूगोल अवधारणात्मक विषय है। जब तक आपकी इसके प्रति अवधारणा नहीं बन पाएगी, आपको कहाँ किस प्रकार से इसको समझना है, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए लगातार समझने का प्रयास करना। जहाँ हमें चाहत होगी कि भूगोल की अवधारणा बताई जाए, हम आपको अवधारणा बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए लगातार एग्जाम फाइटर चैनल पे। आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट करेंगे हम भारत का भूगोल में सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय से प्रारंभ करेंगे। भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों अपनी कॉफी पेन साथ में रखिएगा। जो चीज अच्छी लगे, नोट करने के लायक हो, समझ से परे हो, उसको एंड टू एंड नोट करने की कोशिश करेंगे। भारत के सामान्य परिचय में मैं सबसे पहले बात करता हूं कि भारत एक देश है। भारत एक देश है। हमारे इस भारत जो देश है, ये भारत देश जिस स्थान पे बसा हुआ है, जिस द्वीप पर बसा हुआ है, उस द्वीप को बोलते हैं जम्बू द्वीप। भारत जो देश है वो जो कि जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। अब बात करें भारत की, भारत कौन सी प्लेट पर अवस्थित है, तो ध्यान रखना भारत जिस प्लेट पर अवस्थित है उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारे जो भारत का जो मैप है, भारत का जो मैप था 1947 से पहले, भारत आजाद हुआ है 1947 को, और 1947 से पहले भारत का जो मैप था, 1947 से पहले जो भारत का मैप है, ये भारत का मैप 2 रंगों से रंगा हुआ था। 2 प्रकार के रंगों से रंगा हुआ था, जिसमें एक रंग था तुम्हारा पिंक और सेकंड जो रंग था वो था येलो।
समझने का प्रयास करना। जब भारत आजाद हुआ 1947 को, 1947 से पहले हमारे भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था, और जिसके चलते भारत के इस मैप को दो प्रकार के रंगों से रंगा जाता था। एक रंग था जिसमें पिंक और एक ही रंग था उसमें येलो। दो रंगों से क्यों रंगा गया था? क्योंकि हमारा जो भारत है आजाद होने से पहले भारत को दो नामों से जानते थे। एक भारत था तुम्हारा ब्रिटिश भारत और दूसरा भारत था देसी रियासती भारत। देसी रियासती भारत। ब्रिटिश भारत उसे कहा जाता था, भारत का वह भाग जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था उस भाग को बोलते थे ब्रिटिश भारत, और भारत का वह भाग जिस पर राजा महाराजाओं का अधिकार था उसे बोलते थे देसी रियासती भारत। तो भारत के मैप पे कहाँ कौन सी स्थिति में ब्रिटिश भारत है, कहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार है, कहाँ पे राजाओं का अधिकार है, उसके चलते ब्रिटिश भारत वाले भाग को पिंक रंग से रंगा जाता था। ऐसा क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था उसको पिंक रंग से रंग दिया, लेकिन ऐसा भारत का वह भाग जिस पर राजा महाराजाओं का अधिकार था उसको हमने येलो रंग से उसको इंगित कर दिया। तो ध्यान रखना, भारत का जो मैप था आज़ादी से पहले दो रंगों से रंगा हुआ था, जिसमें एक रंग था पिंक और एक रंग था आपका येलो। ब्रिटिश वाला हो गया आपका पिंक। तो यहाँ तक देख लो एक बार, भारत जिस द्वीप पर अवस्थित है उसका नाम है जम्बू द्वीप। भारत जिस प्लेट पर अवस्थित है उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले भारत का मैप दो रंगों से रंगा हुआ था, दो प्रकार के रंग थे, पिंक और येलो। इससे हम आगे बात कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है, भारत का नामकरण, भारत का नामकरण में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, हमारे से भारत देश को भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। इसी हमारे भारत देश को इंडिया भी कहा जाता है। भारत का एक नाम है भारत, एक है भारत को कहा जाता है इंडिया, और इस भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और इस भारत देश को संविधान में भी अलग नाम से जाना गया है। तो इन चारों के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर भारत को सर्वप्रथम भारत किसने कहा है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है, और भारत को इंडिया किसने कहा है, और भारत को हिंदुस्तान में क्या कहा गया है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि भारत के नामकरण में भारत को भारत किसने कहा। तो ध्यान रखना, भारत को भारत कहने वाले जो व्यक्ति हुए हैं वो एक जाति हुई है, और उस जाति का नाम है आर्य। तो ध्यान रखना, भारत को सर्वप्रथम भारत की उपाधि प्रदान की है, भारत नाम से उसको नवाजा गया है। वो जाति कौन सी है? आर्य है। आर्यों ने भारत को सबसे पहले भारत कहा था, जबकि इंडिया, भारत को इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। भारत को इंडिया नाम दे दिया यूनानियों ने, जबकि भारत को हिंदुस्तान कहा है ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान कहा है ईरानियों ने, और भारत को संविधान में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। मैं यहाँ पे बात करता हूँ आर्यों को लेकर के। आर्यों के बारे में आपको दो लाइन में बताना चाहूँगा कि आर्य जो हैं, ध्यान रखना, आर्य मूलतः आर्यों का जो मूल स्थान था, आर्य रहते थे मध्य एशिया में। आर्यों का मूल स्थान था मध्य एशिया, और ये आर्य मध्य एशिया से सर्वप्रथम जब भारत में आए थे, तो ध्यान रखना, आर्य भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति है। पहली विदेशी जाति, भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति, और विदेशी जाति कौन सी है? आर्य। और ध्यान रखना, भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति आर्य, जिसने भारत में खैबर दर्रे का सहारा लेते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया है। और खैबर दर्रा कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे मैं बात कर रहा हूँ, आर्य जो हैं जब ये भारत में आए तो ये भारत के मध्य भाग में आकर के बसे। भारत के मध्य भाग में आकर के बसे, और इन्हीं आर्यों को, आपके जो आर्य हैं, इन आर्यों को ध्यान रखना कि जो आर्य हैं, इन आर्यों के बारे में इतनी सारी जो जानकारी देने वाले व्यक्ति हुए हैं उसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर।
इन सारी बातों के बारे में जो जानकारी प्रदान की है वो मैक्स मूलर ने इनके बारे में बताया है। आगे यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ तक एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है ना। भारत नामकरण, भारत को भारत कहा है, आर्यों ने इंडिया कहा है, यूनानियों ने भारत को हिंदुस्तान कह दिया, ईरानियों ने संविधान में कहा गया इंडिया दैट इज भारत। इससे आगे की हम बात यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हमारा जो भारत है, इस भारत को दोस्तों एक और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अक्सर बनी रहती है कि भारत राष्ट्र है या राज्य। देखो मैं चैप्टर पर पहुँचने से पहले भारत के परिचय में कुछ बहुत विविधताएं आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अक्सर करके इनको एग्जाम में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, भारत राज्य एवं राष्ट्र दोनों है। भारत राज्य एवं राष्ट्र दोनों है, क्योंकि राज्य की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में दी गई है। राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में दी गई है। और क्या कहा गया कि राज्य उसे कहेंगे जिसके पास निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, सर्वोपरि सरकार हो और उसके पास में संप्रभुता हो। इन सारे एलिमेंट्स जिसके पास में होंगे उसको हम राज्य की श्रेणी में शामिल कर लेंगे। तो ध्यान रखना, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सर्वोपरि सरकार और संप्रभुता, और ये सारी चीज़ें भारत अपने पास में रखता है, इसलिए भारत को राज्य की परिभाषा में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए भारत राज्य एवं राष्ट्र दोनों है। मैं आगे बात करता हूँ राष्ट्र कैसे है। आपने यहाँ पे एक शब्द आया है, नाम है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। संप्रभुता, देखो संप्रभुता शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हमें जिस पुस्तक से मिला है उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिका। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो रिपब्लिका पुस्तक से हुआ है। और ध्यान रखना, इस रिपब्लिका पुस्तक के जो लेखक हैं उस लेखक का नाम है जया बोंदे। जया बोंदे की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है रिपब्लिका, और इस रिपब्लिका पुस्तक में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। जबकि एक और पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, रिपब्लिक। तो ध्यान रखना, रिपब्लिक जो पुस्तक है उस पुस्तक को लिखा गया है प्लेटो के द्वारा, जबकि रिपब्लिका पुस्तक को लिखा गया है जया बोंदे के द्वारा, जिसमें सबसे पहले संप्रभुता शब्द का उल्लेख मिलता है। मैं यहाँ से आगे बात कर रहा हूँ कि भारत को राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्र की परिभाषा में ध्यान रखना, इन सारे एलिमेंट्स के साथ साथ निश्चित भूभाग, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सर्वोपरि सरकार, संप्रभुता के साथ साथ में एक और एलिमेंट्स का होना जरूरी है जिसको बोलते हैं भावनात्मक लगाव। और जहां हमारा भावनात्मक लगाव जुड़ा रहता है उसको हम राष्ट्र की श्रेणी में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। दोस्तों क्यों कर लेंगे? मान के चलो भारत और पाकिस्तान के मैच में भी अगर मैच हो रहा है तो ध्यान रहे, आपको लगेगा आप भारत में निवास करने वाला चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन वहां का रहने वाला प्रत्येक वाला केवल उसकी जो भावना होंगी वो यही होगी कि आज का जो मैच है वो भारत जीतना चाहिए और पाकिस्तान इस मैच को हारना चाहिए। तो यही जो लगाव है वो लगाव क्या कहलाएगा? भावनात्मक लगाव कहलाएगा। इसलिए भारत राज्य व राष्ट्र क्या है? दोनों हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे अब मैं बात करता हूँ आपके मेन चैप्टर पे, मैं आप यहाँ आपको लेके आ रहा हूँ। आगे बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय में। हम बात करेंगे कि भारत का जो सामान्य परिचय है, देखो बहुत ही पेचीदा और टफ है, समझने का प्रयास करना रोचक है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के परिचय से कम 2 या 300 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। कौन सा पड़ोसी देश कितनी सीमा संबंध करता है, समुद्र के बारे में पूछ लेगा, कौन सा बड़ा राज्य है, तटीय सीमा कितनी है, विविध प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम सबके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय में बात करने से पहले मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि
विश्व के संदर्भ में हम बात करें, ग्लोब के संदर्भ में जो भारत की जो अवस्थिति है वो भारत किस अक्षांश, देशांतर या कौन से गोलार्ध में वो अवस्थित है। मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूँगा। हमारी ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, जिसको ग्लोब के नाम से मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पे। और इस हमारी जो ग्लोब है, इस पृथ्वी पे दो मुख्य अक्षांश के बारे में बात कर रहा हूँ। एक है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्योंकि अगर 0 डिग्री अक्षांश से आप उत्तर की साइड में बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। इससे नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड में जाएंगे, पूर्व साइड में जाएंगे, तो ये कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। और आप इधर से इधर आओगे तो ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जो भारत है, भारत के मध्य से एक रेखा जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको बोला जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और आपको पता है कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है, तो भारत अवस्थित है कर्क रेखा पे क्योंकि बिल्कुल मध्य से जा रही है, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस भारत में, भारत की जो मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ से ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से निकल के आती है। तो भारत इस स्थान पे अवस्थित है। तो भारत की विश्व के संदर्भ में गोलार्ध की बात करेंगे तो ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इससे आगे हम बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय में। मैप के थ्रू यहाँ से हम आगे बात करेंगे, समझने का प्रयास करना। इसमें सामान्य परिचय में अगर हम बात करेंगे भारत के अक्षांश व देशांतर को लेकर के, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। ध्यान रखना, भारत का जो सर्वप्रथम जो मैप है, इस भारत के मैप को सबसे पहले बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एन विले। भारत के इस मानचित्र को सर्वप्रथम रूप देने वाले जो व्यक्ति हुए हैं वो व्यक्ति हैं एन विले। एन विले ने भारत के मैप को सर्वप्रथम बनाया था। अक्षांश की हम अगर बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ समझना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। ये पार्ट कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो ध्यान रखना, ये जो आडी जो लाइन डाली गई है 0 डिग्री, इसके ऊपर चलेंगे आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे। अगर ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध की ये अक्षांश यहाँ पे कहलाए जाएंगे। तो अक्षांश को पे ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये होगी 0 डिग्री। इससे आप ऊपर जाएंगे 1 2 3 करके ऊपर निकलेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से भारत का अक्षांश प्रारंभ होगा उस अक्षांश को समझने की कोशिश करना, कहाँ से होता है। देखो ऊपर जो दिशा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे भारत के मैप को इस टाइप से यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ऊपर की जो दिशा है ये दिशा कहलाएगी उत्तर दिशा, नीचे कहलाएगी दक्षिण दिशा, ये दिशा है आपकी पूर्व और ये दिशा हो जाती है आपकी पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो 0 1 2 3 के लेकर के। तो ध्यान रखना, उत्तर में जो स्थान है, अंतिम लास्ट जो स्थान है, उस स्थान का नाम है यहाँ पे लद्दाख। सबसे ऊपर कौन आएगा? लद्दाख आएगा। सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। ध्यान रखना, अभी धारा 370 हटने के बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यहाँ पे यूटी के रूप में शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है। आज से पहले आप लोगों को कभी पढ़ने को मिला था तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लेकिन आज यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ेंगे आप, आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे लद्दाख, ठीक है ना। इस लद्दाख के नीचे का ये संपूर्ण जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट संपूर्ण पार्ट यहाँ पे आपका लद्दाख का है और शेष नीचे का ये पार्ट है ये आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और ये पार्ट है आपका लद्दाख।
तो यहाँ पे जो अंतिम पॉइंट आज आप पढ़ेंगे, उस लद्दाख का जो अंतिम बिंदु है सबसे उत्तर में, उसका नाम है इंदिरा कौल। तो ध्यान रखना यहाँ पे अंतिम बिंदु कौन है आपका, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ पे अब स्थित है, लद्दाख में। जबकि दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है, दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी। दक्षिण का अंतिम बिंदु आपका यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो अब स्थित है वो कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी में है और कहाँ पे अवस्थित है, तमिलनाडु में। बात करें पूर्व दिशा की, अगर बात करें तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल का जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे अरुणाचल, और अरुणाचल में है यहाँ पे तवांग जिला। और तवांग जो जिला है, इस तवांग जिले की तहसील है बालांगू। और इस बालांगू तहसील में जो स्थान है उसका नाम है किविथू। तो ध्यान रखना, भारत में पूर्व दिशा में जो अंतिम जो बिंदु है उसका नाम है किविथू। अगर बात करें पश्चिम दिशा को लेकर के तो ये आपका गुजरात है। और गुजरात का जो अंतिम बिंदु है जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे उसका नाम है यहाँ पे गोहार मोती। गोहार मोती या गोहार मोती के नाम से आप उसको संबंधित कर सकते हैं, या गोर मोता भी इसको कहा जाता है। गोहार मोती या गोर मोता के नाम से इसको जाना जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ से कौन कौन सा अक्षांश किस प्रकार से है। तो देखो आपका, आप 0 से ऊपर जा रहे हो, 1 2 3 4 प्रारंभ होगा। तो भारत का जहाँ से अंतिम बिंदु प्रारंभ होगा, कुल मिला के कन्याकुमारी का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और ये आगे बढ़ती हुई जहाँ जाके लद्दाख में इंदिरा कौल पे जाके ख़त्म होगी, वो स्थान उसमें जहाँ पे अक्षांश ख़त्म होगा वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात तो समझ में आई होगी, दोनों अक्षांशों पर उत्तरी क्यों आया है, क्योंकि भारत है ही अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर में है आपका इंदिरा कौल और दक्षिण में है आपका कन्याकुमारी। याद रखना, रटने का प्रयास मत करना, कैसे याद रखना है। आपने देखा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, आप इसको सीधा याद रख सकते हैं 84। महाराज गोवर्धन की परिक्रमा है, 84 कोस की है। 8 डिग्री 4 मिनट को सीधा याद रखेंगे 84। ऊपर है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, इसको आप याद रख सकते हैं 376 के नाम से याद रख सकते हैं। ध्यान रखना 84 की परिक्रमा में अगर थोड़ा भी अबद्धता दिखाई तो आप जिस एक्ट से गुजरेंगे वो होगा 376, इसलिए 84 376। इस क्रम प्रोसेस में आप इसको याद रख सकते हैं। रिटन एग्जाम है नहीं, बस आपको क्या है टिक करके आना। अगर एग्जाम में अक्षांश स्तर पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट को सीधा रखेंगे 84, ऊपर है 376। इंदिरा कौल से नीचे कौन है आपका कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी को केप कमोरिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी का जो दूसरा नाम है वो है केप कमोरिन। आगे बात करें हम देशांतर की, देशांतर में बात करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 स्टेप से चलता हुआ जाएगा। तो भारत का जहाँ से देशांतर प्रारंभ होगा वो होगा तुम्हारा गोरमोता गुजरात से, और वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से खत्म होगा। अरुणाचल में किबिथू पे वो स्थान है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैला हुआ है, देशांतरीय विस्तार है। तो ध्यान से ध्यान रखना, देशांतरीय 687 से हो जाएगा 97 25। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है ना, ध्यान रखना लगभग 68 7 से 97 25 लगभग 30 मिनट का यहाँ पे देशांतरीय विस्तार यहाँ पे देखने को मिलेगा, 30 देशांतरों का। और ध्यान रखना देशांतर जो रेखा है इसका महत्व है समय की गणना करने के लिए। 30 देशांतर का यहाँ पे अंतर निकल के आ रहा है। सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, 30 को पार करने में कितना लगेगा 160 मिनट, और 160 मिनट को आप अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे का। तो आप बता सकते हैं भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, पूर्व दिशा में।
में, और पूर्व दिशा में कौन सा है, अरुणाचल। अरुणाचल में अगर 6 बजे सूर्य उदय होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 8 बजे, क्योंकि 30 देशांतरों का अंतर है और एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय ले रहा है, 4 मिनट का समय ले रहा है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर की। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर की। चौड़ाई कितनी है, 2933। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214। उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 3214 और पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगी वो है आपकी 2933 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की है, 2933 किलोमीटर की। इससे आगे मैं बात कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अभी मैंने यहाँ पे आपको नाम लिया था कि ये ऊपर का जो पार्ट है ये लद्दाख वाला पार्ट है, थोड़ा याद आ रहा है, यहीं पे बता के चलूँगा आपको। धारा 370 हटने से पहले यहाँ पे क्या जम्मू कश्मीर का प्रावधान था, और जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो एक अलग प्रकार का संविधान था। धारा 370 हटने से पहले तो एक विशेष राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा था, इनका ध्वज भी विशेष प्रकार का था, यहाँ के लोगों को धोरी नागरिकता थी, ठीक है ना, और यहाँ पे आप भूमि नहीं खरीद सकते थे। इन पाकिस्तानियों को यहाँ पे बहुत जल्दी ही क्या है कि नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में 370 हटने के बाद में इसको शामिल कर लिया गया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और यहाँ का जो ध्वज है वो ध्वज अब एक समान नहीं, भारत का संपूर्ण जो ध्वज हो गया वो एक समान हो गया है। यहाँ की जो ध्वज था उसको हटा दिया गया है। आज यहाँ पे धोरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आज यहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। और यहाँ पे बात करें, आज से पहले यहाँ से विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का था, लेकिन अलग संविधान को खत्म करने के बाद यहाँ पे इस विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी आज यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद वही 5 साल का कर दिया गया है। मैं आगे बात कर रहा हूँ भारत की सामान्य परिचय में आपके अक्षांश और देशांतरी स्थिति के बाद में यहाँ पे एक लाइन आप याद रखेंगे, अरुणाचल, जो मैंने यहाँ पे त्वांग लिखा है, त्वांग को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो अरुणाचल, ये पार्ट है तुम्हारे अरुणाचल का, अरुणाचल वाला ये पार्ट है आपका जो मैंने यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है, ये पार्ट है अरुणाचल का। अरुणाचल में एक लाइन में आपको बता दूं कि अरुणाचल का जो स्थान है जिसका नाम है त्वांग, ध्यान रखना, अरुणाचल का जिला है, जिले का नाम क्या है, त्वांग। और इस त्वांग जिले को लेकर के विवाद है भारत और चीन के बीच में। ये ऊपर का जो आप पार्ट देख रहे हो ये पूरा पार्ट चाइना का है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र जिसका नाम है त्वांग, और त्वांग को लेकर के चीन ने यहाँ पे विवाद किया हुआ है, बोलता है कि त्वांग मेरा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे एक विवाद है। उस विवाद का नाम है नथी बीजा विवाद, नथी बीजा विवाद, या एक और विवाद है जिसका नाम है, इसी का दूसरा नाम है स्टेपल बीजा विवाद। कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि नथी बीजा विवाद या स्टेपल बीजा विवाद किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे बताएंगे भारत और चाइना के बीच में त्वांग को लेकर के। क्योंकि चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि त्वांग वालों के निवासियों से कि ये मेरा स्थान है, और अगर इसको आप नहीं मानते तो आप ऐसा करो, त्वांग वालों कभी भी चाइना आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप चाइना आइए। यहाँ से चाइना में मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं का आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। जो चाइना के लोग लाभ ले रहे हैं उस लाभ को आप सीधा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे एक वीज़ा दे दिया जिसका नाम है नथी वीज़ा, इनको नथी वीज़ा दे दिया, बोले कि इसको दिखाओ और सुख सुविधाओं का लाभ उठाओ, जिसका दूसरा ही नाम है स्टेपल वीज़ा। इसको लेकर के भारत का मामला डगमगा गया, इसने ये प्रस्ताव को यूनो में डाल दिया और ये विवाद आज का हो गया विवादित कि तू मेरे लोगों को, आज तू भाई चाइना तू मेरे लोगों को किस प्रकार से वीज़ा दे रहा है, क्यों अपने इस लोगों को अपना बनाना चाहता है। भारत ने इसका ऐतराज़ किया, उसको मना किया, जो कि विवाद हो गया नथी वीज़ा विवाद या स्टेपल वीज़ा विवाद, जो कि भारत और चाइना के बीच में वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे इस सामान्य परिचय के बारे में। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम क्या है 23.5 डिग्री अक्षांश, जो कि भारत के बिल्कुल क्या है मध्य से गुजरती है। इस 23.5 डिग्री अक्षांश को बताने के संदर्भ में
मैं आपको बता दूं, जो कि भारत का मुख्य अक्षांश है। सबसे नीचे 0 डिग्री अक्षांश, 0 से ऊपर आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जिसका नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उसका एक कोड याद रखेंगे, गोराम छत से झांक पट्टी में जो, गोराम छत से झांक पट्टी में जो, गोराम छत से झांक पट्टी में जो। ध्यान रखना, कई बार ये नीट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्रम को लेकर के बात कर ली थी कि पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा का सही क्रम क्या है। किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे बनेगा गुजरात, इसके बाद आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल मिला के यहाँ पे हो गए 8 राज्य। तो भारत के 8 राज्य से निकलने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्य से निकल के जो जाती है, क्वेश्चन अहम ये नहीं रह जाता, क्वेश्चन क्या रह जाता है, बात करते हैं उस मुद्दे पे। ध्यान रखना, कर्क रेखा पे भारत का एक शहर जिसकी राजधानी अवस्थित है, जिसका नाम है झारखंड की राजधानी रांची। रांची किस पे अवस्थित है, कर्क रेखा पे। इसके अलावा में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कर्क रेखा के नज़दीक 2 शहर कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल, ये कर्क रेखा के 2 बिल्कुल नज़दीक शहर हैं। और ध्यान रखना, यहीं पे विदिशा एमपी में सांची का स्तूप भी बना हुआ है। ये कुछ कर्क रेखा से संबंधित बातें थी। और इसमें एक और आप याद रखेंगे, हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी आपका कर्क रेखा पे अवस्थित है। इसमें एमपी में उज्जैन महाबलेश्वर का मंदिर भी यहाँ पे क्या है, स्थित है। इस प्रकार से ये कर्क रेखा के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ एक और 23.5 डिग्री के साथ में एक और अक्षांश को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है 22 डिग्री अक्षांश। 23.5 से नीचे है 22 डिग्री अक्षांश। याद रखना, 22 डिग्री अक्षांश को बताने का अहम कारण क्या है, क्योंकि 22 डिग्री अक्षांश एक ऐसा अक्षांश है जहां से भारत का जो मैप है वो संकीर्ण होता जाता है, भारत का मैप पतला होता जाता है। उस अक्षांश का नाम है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मित्रों भारत का जो मैप है वो संकीर्ण होता जाता है। दोस्तों ये हो गया 22 डिग्री। 22 से ऊपर है 23.5 डिग्री। देखो इनके बीच में एक अक्षांश आता है, जिस अक्षांश का नाम, इनसे ऊपर एक अक्षांश आएगा, अक्षांश का नाम है 24 डिग्री अक्षांश। 23.5 से ऊपर आता है जिसका नाम है 24 डिग्री अक्षांश। दोस्तों 24 डिग्री अक्षांश का महत्व क्या है? 24 डिग्री अक्षांश एक ऐसा अक्षांश है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है और इस अक्षांश को सर्करिक रेखा विवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी बात में आगे का जो लेसन होगा उसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि 24 डिग्री अक्षांश है उसको सर्करिक रेखा विवाद के नाम से जाना जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है। इसके मैं बात करता हूँ, एक और अक्षांश है जिस अक्षांश का नाम है आपका 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश रिटेल 2। विशेषकर ध्यान रखेंगे भारत की भूगोल बहुत बड़ी विविधता है सामान्य परिचय को लेकर के। एक एग्जाम यहाँ से निकला वो जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करना। जो लाइन आज शायद तक आज आपने नहीं पढ़ी है, भाई दावे किताब में भी नहीं मिल पाती, उनका भी जिक्र हम यहाँ पे आपके सामने करेंगे, समझने का प्रयास करना। 16 डिग्री अक्षांश क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? भारत में 16 डिग्री अक्षांश प्रसिद्ध है किसके लिए? बहुत सारे कथन देगा। आजकल जो भी एग्जाम होगा, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं उसका एग्जाम में जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, वो एक तर्कपूर्ण होते हैं। अगर सारी विविधता के बारे में आपको जानकारी है तो वो आप आसानी से हल कर सकते हो, बाकी आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना 16 डिग्री अक्षांश। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसका नाम है हिमालय, और हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला जिसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। दोस्तों उसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला, और इस पर्वतमाला को पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना 16 डिग्री अक्षांश सह्याद्री पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं, जिसका ऊपरी भाग उत्तरी सह्याद्री कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना 16 डिग्री अक्षांश भारत में गोवा से निकलता है।
कहाँ से निकलता है? गोवा से ये निकलता है। अब 16 डिग्री अक्षांश का उत्तरी भाग जिसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, ध्यान रखना, एक गन्ने की खेती के लिए कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो दक्षिणी भाग है ये गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 16 डिग्री के उत्तर का जो भाग है उत्तरी सह्याद्री प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए, जबकि दक्षिणी सह्याद्री प्रसिद्ध है गन्ने की खेती के लिए। ध्यान रखना, उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1892 के समथिंग इसकी औसत ऊंचाई है। तो ध्यान रखना, कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम सह्याद्री पर्वतमाला की। उत्तरी सह्याद्री की जो प्रमुख चोटी है वो है महाबलेश्वर और कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी एक तो नाम है महाबलेश्वर और दूसरी चोटी है कलसूबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। तो ध्यान रखना, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी? आपकी कुद्रेमुख हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फाइटर चैनल से लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।